हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम सेट नंबर 20 डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज का। एंड उससे पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। लाइक बैच नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है ईटी के सेकंड पेपर का। जब तक कोई लाइक नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक के लिए लाइक ये रिज्यूम पे है। तो या अगर आप लोगों ने मतलब चाहते हैं कि इस बैच में आप हो तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। एंड रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या करना है, इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज करके आप उनको इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड या स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स क्या है? दो ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, study of the conversion of chemical energy into other forms of energy, study of the relationship between mechanical energy to the other forms of energy, study of the conversion of mechanical energy into other forms of energy। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, दैट इज स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट और उसकी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है what is the ratio of Cp by Cv? Cp by Cv यानी कि specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. For a gas, the pressure of the gas is proportional to the cube of its temperature and process in an is an adiabatic process। तो adiabatic process के लिए Cp by Cv की जो रेशियो है वो है 3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डज नॉट चेंज, नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दैट इज डज नॉट चेंज। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की चेंज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन इज। कारनॉट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? तो एफिशिएंसी मतलब नीटा की वैल्यू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, T2 डिवाइड बाई T2 माइनस T2 बाई T2 माइनस 1 या T1। तो एक्चुअल में एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है, क्योंकि देखो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 है। तो एलसीएम को अगर हम दोनों के नीचे डिवाइड कर दें तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस T2 डिवाइड बाई। तो हेयर इज द एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर बी, इट इज T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। नेक्स्ट है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? dq इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से है du, ठीक है, स्मॉल डी ही है। dq is equals to du plus dw, dq is equals to 2du plus dw। ऑप्शन नंबर सी है dq is equals to du minus dw, d is equal to dq is equal to, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, dq is equals to du plus dw। तो यही हमारे पास जो है लाइक फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई टू सिस्टम, जितना हम सिस्टम को हीट देते हैं वो दो चीजों में यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है। हीट एक तो सिस्टम को हीट प्रोवाइड, सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराने में हाफ ऑफ द, एंड वर्क डन के लिए यूज हो जाती है हाफ ऑफ द। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू, उसकी इंटरनल एनर्जी को रेज करने के लिए, बेसिकली डी यू उसकी इंटरनल एनर्जी को रेज करने के लिए, अमाउंट ऑफ इट, और उस वर्क डन करने के लिए। तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू इसका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की जो है डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो ट्रू है। देखो हर एक जैसे पी जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, यू कैन से कि इन सभी के लिए जो इक्वेशंस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एडियाबैटिक की ही इंपॉर्टेंट है, तो आइसोथर्मल की भी आ सकती है। लाइक उस तरह से जो है नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं आइसोबैरिक के लिए भी, सभी के लिए जो है इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं। तो अभी सब एडियाबैटिक की हम बात करते हैं, तो एडियाबैटिक के लिए जो इक्वेशंस होते हैं वो लास्ट वाली टू तो नहीं है,
क्योंकि एडियाबैटिक इक्वेशन में गामा होता है ऊपर, ठीक है। तो लेकिन गामा -1 होता है या 1 माइनस गामा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, गामा -1 होता है। दिस इज नॉट वाई, दिस इज गामा, ठीक है। तो गामा -1 इज टू T2V2, एक्चुअल में वो ये है टीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये भी एडियाबैटिक ही है। तो बस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो एक्टिव वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज इज। तो देखो हमें निकालनी है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी किस फॉर्मूला से एसोसिएटेड है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा निकालनी है 3 इंटू 10⁸ 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसको हर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट कर लो, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है दैट इज 200 मीटर, ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज इज 200 मीटर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है if the two waves of same frequency and same amplitude respectively on the superposition produce a resultant disturbance of same amplitude, then the waves differ in the phase by, अगर वो कह रहे हैं दो waves हैं जिनकी frequency same है, amplitude same है, सुपरपोजिशन कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो होएगा बेसिकली उनके बीच में क्या एंगल वगैरह है वो चेक करना है हमें, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ना आर स्क्वायर, पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला ही बताती हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, चलो रूट ऑफ तो खैर उसके एक बार हम वही डायरेक्टली लिखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब ए बी सेम है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू, तो बस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, देन 1/2 माइनस 1 कॉज ऑफ थीटा, देन कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ हाफ, देन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, ठीक है, क्योंकि कॉज इनवर्स -1/2 इज 2π/3। तो यहाँ से फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डेट इज 2π/3, ठीक है। नेक्स्ट है the eccentricity of the earth's orbit is given this ratio of the maximum to minimum speed of earth in its orbit, eccentricity दे रखी है, हमें maximum to minimum speed की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है v max to v minimum is equals to 1 plus e divided by 1 minus e, where e is the eccentricity। तो 1 प्लस 0.0167 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.0167, इसको सॉल्व करो, जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.03, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मिनिमम रेशियो से फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेट इज 1.03, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन कौन सी है, PV इज इक्वल्स टू NRT। तो एक्चुअल में मतलब इंटीजर होना चाहिए यहाँ पे n, तो इंटीजर लिया जाता है, वेयर अगर स्पेसिफिकली बोलो कि m इज एन इंटीजर और ऑप्शन कुछ और भी दे रखो a एंड b, तो फिर उस अकॉर्डिंग तुम्हारा चेंज हो जाएगा, बट अभी के लिए हमारे पास a ही है, PV इज इक्वल्स टू NRT इज अ जनरल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट है zeroth law of thermodynamics deals with the conversion of mass and energy, deals with the reversibility and irreversibility of process,
state that the two system both are in equilibrium with the third system, their thermal equilibrium with each other deals with the heat. तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताता है कि अगर दो सिस्टम जो हैं वो किसी थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी कि अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है एंड अगर बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड बी भी आपस में जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो जीरोथ लॉ यहाँ बताता है स्टेज दैट the two system are both in equilibrium with the third system they are in equilibrium with each other। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है उसको आर वैल्यू बोलते हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं, पी वैल्यू बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दैट इज क्यू वैल्यू। न्यूक्लियर एनर्जी में जो रिएक्शन रिलीज एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। अभी लाइक हमारे यहाँ मास्टर कैडर की कोचिंग जो है वो अवेलेबल है इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएस, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। जो भी लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो प्लीज़ जाके लें। एंड इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड अगर आपको फ्री डेमोस चेक करने हैं तो वो भी हमारे टेट बजर ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके आपको डाउनलोड करें एंड वहाँ पे आपको फ्री डेमोस मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको अपने पेपर के रिगार्डिंग जो है अपडेट्स चाहिए तो आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना नेम, आप किस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल, ये सब टाइप करके हमें इस गिवन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लिया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज्ड, तो इट इज ट्रू और फॉल्स। तो इट इज ट्रू, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है एंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस रिएक्टर। इसमें से कौन सा जो है बेसिस बना रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर का। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, मतलब बेसिकली उसका बेसिक काम क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, फास्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन या फिर कैटलिस्ट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दैट इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका सबसे बड़ा बेसिक्स यही है कि वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है why is a fusion reaction difficult to form। फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करना डिफिकल्ट क्यों है। the nuclei are set up far from each other, the attraction between the nuclei, sun energy is not sufficient, repulsion between the nuclei। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जुड़ना, उनको फ्यूज करना इस वजह से मुश्किल है क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा रिपल्शन होती है। क्योंकि देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दोनों सेम चार्जेस के हैं, तो सेम चार्जेस के अंदर देखो कितनी ज्यादा रिपल्शन होती है। ठीक है, तो उन रिपल्शन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए बहुत एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट है परफॉर्म करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। अभी नेक्स्ट है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी 6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ 9 वोल्ट बैटरी। तो देखो इसके अंदर क्या है, हमें बेसिकली वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज दे रखा है 6 माइक्रोकूलम, तो इसको 10⁻⁶ कूलम में चेंज कर देंगे। पोटेंशियल दे रखी है 9 वोल्ट, तो इसका जो आंसर आएगा वो 54 इंटू 10⁻⁶ जूल्स आएगा। ठीक है, तो या फिर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 54 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। नेक्स्ट है the potential at a point due to positive charge of 100 microfarad at a distance of 9 meter is potential निकालना है। potential का फॉर्मूला हमें पता है, u is equals to 1/4 pi, v is equals to 1/4 pi epsilon naught q by r। 1/4 pi epsilon 9 to 10⁻⁹ होता है। चार्ज 100 माइक्रोफैरड दे रखा है, इसको फैरड में चेंज कर देते हैं। डिस्टेंस हमारे पास 9 मीटर दे रखा है, तो इसको देख लो, इसका आंसर आएगा 10⁻⁵ वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर इज ऑफ 4 × 10⁻⁶ farad and its potential is 100 volts। the energy released on discharging it fully will be। एनर्जी कितनी रिलीज होएगी अगर हम उसको फुली डिस्चार्ज कर दें। तो देखो U इज इक्वल्स टू हाफ CV², कैपेसिटेंस की एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है। तो U इज इक्वल्स टू हाफ, कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 इंटू
10⁻⁻⁻ में -6 फैरेड दे रखी है, पोटेंशियल दे रखी है 100 वोल्ट्स, तो 100 × 100, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करो तो हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो आ जाएगा 0.02 जॉल्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 0.02 जॉल्स। अभी नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। इनमें से किसको करंट डेंसिटी कहा गया है? तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो करंट, इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आई है, आई डिवाइड बाय, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है, फ्रॉम द फिगर व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3। फिगर से रिलेशन बिटवीन क्या है T1 T2 एंड T3। तो देखो ये स्पेसिफिकली हमें पता चल रहा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वाले टॉपिक्स में से लिया गया काम है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, वो हम ब्लैक बॉडी के अंदर करते हैं ये बताने के लिए कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जो है जाना शुरू कर देगी, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाना शुरू कर देगी, ठीक है। पहले हमारे पास मैक्सिमम वाली वेवलेंथ इधर आ रही थी, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की जाना तरफ शुरू कर रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन है, तो T1 जो है वो लेस है T2 से एंड T2 लेस है T3 से, ये हमें ये चीज बता रही है, ठीक है, कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट था, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये थी। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा कि T3 सबसे ज्यादा है, T2 एंड देन यहाँ पे T1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है T1 है, क्योंकि यही वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज T3 सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे शॉर्टर है, टेम्परेचर T3 वाला टेम्परेचर सबसे ज्यादा देन T2 एंड देन T1, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जो फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लैंक्स बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा जो है प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द पीक ऑफ द करंट शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर वेवलेंथ। Spatial emissive power varies continuously with the change in wavelength. At a given wavelength, temperature increases, emissive power also increases. Total emissive power is proportional to T4. तो देखो इनमें से वो कह रहे हैं नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैंक्स, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स अ हायर वेवलेंथ। तो ये जो चीज है वो प्लैंक्स के लिए ट्रू नहीं है, बट ये प्लैंक्स ने बताया था जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पीक वैल्यू जो ऑफ कर्व की वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही है। इस ग्राफ से हमें ये पता चला ना कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो प्लैंक्स ने इस चीज की कंफर्मेशन दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे हायर वेवलेंथ आ गया, तो खैर आगे पढ़ने की तो जरूरत भी नहीं थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। Next, if a body is of 2000 Kelvin, the wavelength at which the body emits the maximum amount of radiation is, अब देखो यहाँ पे बॉडी बता रखा है कि 200 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर है, वेवलेंथ एट विच एमिट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज, हमें बेसिकली वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है जहाँ पे वो एमिट कर रही है 2000 केल्विन पे, कि कौन सी वेवलेंथ एमिट कर रही है। तो देखो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगेगा यहाँ पे, क्योंकि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में भी यही होता है, लैम्डा एम टी इज इक्वल्स टू बी वेयर बी इज अ कांस्टेंट। तो देखो टी हमें दे रखा है, बी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, लैम्डा एम यहाँ से आ जाएगा, ये देखो लैम्डा एम इंटू 2000 केल्विन इज इक्वल टू ये 2900 इसकी वैल्यू है, एंड लैम्डा एम इज इक्वल टू 2900 डिवाइड बाय 2000, तो 29 डिवाइड बाय 20, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर है, दैट इज 1.45 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है रेले जीन्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, हायर टेम्परेचर या हाई एनर्जी। जो रेले जीन्स लो है वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए गुड होल्ड करता है, ठीक है। जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी वैसे वैसे उसका जो थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन है वो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करना बंद कर जाएगा, जैसे जैसे वो वॉयलेट इंडिगो की तरफ जाएगा वेवलेंथ, वैसे वैसे रेले जीन्स लॉ का जो रिजल्ट है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉन्गर वेवलेंथ के लिए जो रेले जीन्स लॉ है वो होल्ड्स गुड होल्ड करता है, अच्छा रिजल्ट बता रहा है, सही रिजल्ट बताता है। तो नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस assumes that collision between the molecules are। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताती है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, पार्शली इलास्टिक, पार्शली इनइलास्टिक, या फिर पार्शली इलास्टिक एंड पार्शली इनइलास्टिक। तो
इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, डेट इज परफेक्टली इलास्टिक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स इन अ गैस हैं उनका जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, दैट इज एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं करते, एनर्जी एक्सचेंजिंग करते वगैरह, इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ द पावर इन ऐसा यूनिट, इस पावर की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, पास्कल, अर्ज, वॉट या जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, पावर की जो यूनिट्स है वो जूल होती है। ठीक है, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अभी लाइक हमारा सेट यहीं पे एंड हो रहा है। इसके अलावा लाइक आप हमें टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सक ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।